आज हम मैट्रिक्स स्पेसेस के अंदर एक छोटा सा थ्योरम प्रूव करने लगे हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉशी होती है। अगर हम एक मैट्रिक्स स्पेस लें, उसमें एक ऐसी सीक्वेंस लें जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो, तो प्रूव ये करना है कि वो कॉशी सीक्वेंस होगी। हम ज़रा याद कर लेते हैं कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस कैसी होती है और कॉशी सीक्वेंस कैसी होती है। अगर XD हमारे पास एक मैट्रिक्स स्पेस हो और XN इसके अंदर एक सीक्वेंस हो, तो हम इस सीक्वेंस को कहते हैं कि ये कन्वर्जेंट है और ये कन्वर्ज कर रही है एलिमेंट X को। अगर सीक्वेंस की टर्म्स का नंबर जैसे जैसे इंक्रीज़ करते चले जाएं, सीक्वेंस की टर्म्स X के करीब होती चली जाएं, तो हम सीक्वेंस को कन्वर्जेंट कहते हैं। और हमें याद है कि करीब होने के लिए हम कैसे डिसाइड करते हैं। हम कहते हैं कि हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए आपको एक नेचुरल नंबर n0 मिल जाए कि सीक्वेंस की टर्म नंबर n0 और उससे बड़ी जितनी भी टर्म्स हैं, जब उन टर्म्स का और x का d कैलकुलेट किया जाता है तो वो एप्सिलॉन से लेस आता है। हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए सीक्वेंस की टर्म नंबर n0 और उससे बड़ी के लिए जब भी सीक्वेंस की टर्म्स का और x का d कैलकुलेट किया जाए वो एप्सिलॉन से लेस आए, तो हम कहते हैं कि सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। और हम सीक्वेंस को कॉशी सीक्वेंस कहते हैं अगर सीक्वेंस की टर्म्स जैसे जैसे उनका नंबर बढ़े वो आपस में करीब हो जाएं। X एक मैट्रिक्स स्पेस है, ये सीक्वेंस की टर्म्स हैं, ये सीक्वेंस की टर्म्स अगर आपस में करीब होती चली जाएं तो हम कहते हैं सीक्वेंस क्या है, कॉशी सीक्वेंस है। उसी तरह से अगर हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए आपको एक नेचुरल नंबर n0 मिल जाए कि सीक्वेंस की टर्म्स का आपस का डिस्टेंस जो d है, सीक्वेंस की टर्म xn और xm का वो एप्सिलॉन से लेस हो जब भी सीक्वेंस की टर्म्स का नंबर n0 या उससे ग्रेटर हो। हर एप्सिलॉन के लिए हमें एक नेचुरल नंबर मिल जाता है कि सीक्वेंस की टर्म्स का आपस का d उस एप्सिलॉन से लेस होता है जब भी सीक्वेंस की टर्म्स का नंबर n0 या n0 से ग्रेटर हो। हमने रिवाइज कर लिया कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है और कॉशी सीक्वेंस क्या होती है। क्या ख्याल है, अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो तो वो कॉशी होगी? अगर सीक्वेंस की टर्म्स जो हैं वो एक नंबर x के करीब होती चली जा रही हैं, तो क्या वो आपस में भी करीब हो रही हैं? यकीनन वो आपस में भी करीब हो रही हैं। और यही बात हमने प्रूव करनी है कि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो कॉशी भी ज़रूर होगी। हम एक मैट्रिक्स स्पेस ले लेते हैं, उसमें कन्वर्जेंट सीक्वेंस ले लेते हैं और फिर उसको कॉशी प्रूफ करते हैं। हमने एक मैट्रिक्स स्पेस ले ली है, हमने कहा XD एक मैट्रिक्स स्पेस है और हमने कहा XN इसमें एक सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है मैट्रिक्स स्पेस के एलिमेंट X को। अगर ऐसा है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हर एप्सिलॉन के लिए हमें क्या मिलेगा, हर पॉजिटिव एप्सिलॉन रियल नंबर के लिए हमें मिलेगा एक नेचुरल नंबर n0 के सीक्वेंस की टर्म्स xn और x का d एप्सिलॉन से लेस होगा जब भी सीक्वेंस की टर्म का नंबर n0 या n0 से ग्रेटर हो। हमने सीक्वेंस के कन्वर्जेंट होने का इस्तेमाल कर लिया है और नोट कर लिया है कि सीक्वेंस की जब भी कोई टर्म लें xn और x जिसका नंबर n0 या n0 से बड़ा हो, xn और x का d एप्सिलॉन से लेस होता है। ये हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए है। अगर मैं एप्सिलॉन की बजाय ε/2 लूँ तो तब भी मुझे कोई ना कोई नेचुरल नंबर n0 मिल जाएगा। मैंने फ़िलहाल एप्सिलॉन के बजाय वो नेचुरल नंबर जो n0 है वो ε/2 के ले लिया है। और मुझे प्रूव ये करना है कि सीक्वेंस की टर्म्स आपस में करीब हैं। ये जो रिज़ल्ट होल्ड कर रहा है ये सीक्वेंस की टर्म नंबर n के लिए है। यही रिज़ल्ट जो है सीक्वेंस की टर्म नंबर m के लिए भी होल्ड करेगा। बस एक शर्त होनी चाहिए कि सीक्वेंस की टर्म नंबर m का जो नंबर है वो n0 से ग्रेटर होना चाहिए। फॉर ऑल m ग्रेटर आर इक्वल टू n0 के लिए भी ये रिज़ल्ट होल्ड करेगा कि सीक्वेंस की टर्म xm और x का d ε/2 से लेस होगा। सीक्वेंस की टर्म्स
xn और xm का d दोनों का एप्सिलॉन बाय 2 से लेस है जब इन दोनों का नंबर n0 या n0 से ग्रेटर हो, और मुझे xn और xm के आपस के d को कैलकुलेट करना है। मेरे पास सीक्वेंस की टर्म xn का x से d एप्सिलॉन से लेस है, सीक्वेंस की टर्म xm का x से d एप्सिलॉन से लेस है। मैं सीक्वेंस की टर्म xn और xm का d कैलकुलेट करना चाहता हूँ। याद है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या थी भला कि डी ऑफ एक्स जी जो है वो लेसर इक्वल है डी ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जी से, यानी x और z का d कैलकुलेट किया जा सकता है y की मदद से। डी ऑफ एक्स जी लेसर इक्वल है डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जी। यहाँ पर इसी बात का यूज़ करते हैं। मैं एक्स एन और एक्स एम का d कैलकुलेट करना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ x। तो बाय ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी ये क्या बनेगा, तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का इस्तेमाल करके एक्स एम और एक्स एन का d लेसर इक्वल है डी ऑफ एक्स एम एक्स प्लस डी ऑफ एक्स एक्स एन। एक्स एम और एक्स का d एप्सिलॉन बाय 2 से लेस है, x और एक्स एन का d एप्सिलॉन बाय 2 से लेस है। यहाँ एक्स एन और x का d लिखा है, यहाँ x और एक्स एन का d लिखा है। आपको याद होगा जो मैट्रिक होता है वो सिमेट्रिक होता है। एक्स एन और x का d या x और एक्स एन का d एक ही बात है। ये दोनों d's एप्सिलॉन बाय 2 से लेस हैं, इनकी जगह मैं यहाँ एप्सिलॉन बाय 2 रिप्लेस कर देता हूँ। तो क्या होगा, मेरे पास राइट साइड ग्रेटर हो जाएगी। एप्सिलॉन बाय 2 पहले d की जगह भी और दूसरे d की जगह भी एप्सिलॉन बाय 2 लिख दिया है। तो मेरे पास d जो xm और xn का d है वो क्या आ रहा है, एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 से लेस है। जब भी मैं m और n को क्या लेता हूँ, जब भी मैं m और n को ग्रेटर और इक्वल टू n0 लेता हूँ तो उस सूरत में मेरे पास जो है xm और xn का d एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 से लेस है। एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 आसान सी बात है, किसके इक्वल है, एप्सिलॉन के इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूँ कि d ऑफ xm और xm जो है वो लेस है किससे, एप्सिलॉन से। कौन कौन सी टर्म्स के लिए, फॉर ऑल टर्म्स m एंड n ग्रेटर और इक्वल टू n0 के लिए। और क्या ख्याल है, यही नहीं प्रूव करना चाहते थे? जी बिल्कुल यही प्रूव करना चाहते थे। कॉशी सीक्वेंस में यही रिजल्ट होल्ड करता है, ये रिजल्ट होल्ड करता है तो सीक्वेंस को हम कॉशी सीक्वेंस कहते हैं। क्या नतीजा निकल आया, हमारे पास नतीजा ये निकल आया कि जो हमारी सीक्वेंस है xn वो कॉशी सीक्वेंस है। तो हमने एक मैट्रिक स्पेस ली, उस मैट्रिक स्पेस के अंदर हमने एक सीक्वेंस ली xn जो x को कन्वर्ज कर रही थी। कन्वर्जेंट होने की डेफिनेशन का इस्तेमाल किया। सीक्वेंस की टर्म xn और x का d और सीक्वेंस की टर्म xm और x का d एप्सिलॉन बाय 2 से लेस है जब भी m और n की वैल्यू n0 या उससे ग्रेटर है। मुझे कॉशी प्रूफ करने के लिए xm और xn का d चाहिए था, उसके लिए मैंने ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का इस्तेमाल किया। सीक्वेंस की टर्म्स xm और xn का d कैलकुलेट कर लिया और वो एप्सिलॉन से लेस आ गया फॉर ऑल m एंड n ग्रेटर इक्वल टू n0। जब भी आप कोई सा भी एप्सिलॉन ले लें जो पॉजिटिव हो, आपको यकीनन एक नेचुरल नंबर n0 मिल जाएगा कि सीक्वेंस की टर्म्स xm और xn का d एप्सिलॉन से लेस हो जाएगा। और यही कॉशी के लिए करना होता है। हमने प्रूफ कर लिया है कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होती है वो कॉशी सीक्वेंस होती है। अभी हमने थ्योरम प्रूफ किया है कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है वो कॉशी है। इसके कन्वर्स स्टेटमेंट क्या बनती है, इसके कन्वर्स स्टेटमेंट बनती है कि हर कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। हर कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? मेरा क्लेम ये है कि ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, यानी हर कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होती है। जब भी कोई क्लेम हो हमेशा के लिए और हमने उस क्लेम को डिस्प्रूव करना हो तो क्या करना होता है, तो हमें एक काउंटर एग्जाम्पल ढूंढनी होती है। यानी मुझे एक ऐसी एग्जाम्पल ढूंढनी है मैट्रिक स्पेस के अंदर, एक ऐसी कॉशी सीक्वेंस ढूंढनी है जो कन्वर्जेंट ना हो। मेरा क्लेम चूँकि ये है कि ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो मुझे मैट्रिक स्पेस के अंदर एक ऐसी सीक्वेंस ढूंढनी है जो कॉशी हो लेकिन कन्वर्जेंट ना हो।
मैं इसके लिए क्या करने लगा हूँ, मैं इसके लिए करने ये लगा हूँ कि मैं एक सब स्पेस लेने लगा हूँ, मैट्रिक्स स्पेस की एक सब स्पेस लेने लगा हूँ। मैं आपको याद करवा दूँ कि अगर हमारे पास XD जो है वो कोई मैट्रिक्स स्पेस है और Y इसका सबसेट है, Y एक मैट्रिक्स स्पेस X का सबसेट है, तो Y में भी यही मैट्रिक डिफाइन करके हम Y को भी मैट्रिक्स स्पेस बना सकते हैं। YD भी क्या होगी, इज मैट्रिक्स स्पेस, और हम ऐसी मैट्रिक्स स्पेस को सब स्पेस कहते हैं। अगर हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स स्पेस हो, हम उसका सबसेट लें जो मैट्रिक बड़े सेट के अंदर मैट्रिक की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो फंक्शन Y के अंदर भी मैट्रिक की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और जो सबसेट है वो भी एक मैट्रिक्स स्पेस होगी, और ऐसे सबसेट को हम सब स्पेस का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपने पास इस वक्त एक मैट्रिक्स स्पेस ले रहा हूँ और फिर उसके अंदर एक सब स्पेस ले रहा हूँ। मैं मैट्रिक्स स्पेस ले रहा हूँ, फ़र्ज़ करें रियल लाइन वाली मैट्रिक्स स्पेस विद यूजुअल मैट्रिक। हमें मालूम है ये एक मैट्रिक्स स्पेस है, इसके अंदर हमें मैट्रिक्स स्पेस में डी कैलकुलेट करने का फार्मूला भी याद है। क्या फार्मूला है भला, कि जब दो एलिमेंट्स रियल नंबर्स x और y के दरमियान डी कैलकुलेट करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, x माइनस वाई का मॉडुलस। और मैं इसका एक सबसेट ले रहा हूँ, सबसेट x ले रहा हूँ। सबसेट x के अंदर जो है मैं 0 को शामिल नहीं कर रहा और 1 को शामिल कर रहा हूँ। 0 से 1 तक का जो क्लोज इंटरवल है ये मैंने इसका सबसेट लिया है। ये जो x मैंने सबसेट लिया है ये x भी एक मैट्रिक्स स्पेस है। तो मैंने एक मैट्रिक्स स्पेस ली है रियल लाइन की और एक इसका सबसेट x लिया है जो एक साइड से ओपन और एक साइड से क्लोज इंटरवल है। ये इसका सब स्पेस है और ये भी एक मैट्रिक्स स्पेस ही है। xn एक सीक्वेंस ले रहा हूँ 1/n। ये सीक्वेंस जो है R में भी है ये सीक्वेंस, और इस सीक्वेंस के सारे एलिमेंट जो हैं वो x में भी है। ये यानी सीक्वेंस है इन R और आल्सो इन x भी। ये जो सीक्वेंस है xn = 1/n, इसको आपने यकीनन रियल एनालिसिस के अंदर प्रूफ किया हुआ है कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और ये सीक्वेंस कन्वर्ज करती है 0 को। हमें मालूम है, क्या मालूम है, कि ये जो सीक्वेंस है हमारे पास 1/n ये कन्वर्ज कर रही है 0 को, यानी ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस जिस नंबर को कन्वर्ट कर रही है वो रियल नंबर्स में मौजूद है। रियल नंबर्स का सेट एक मैट्रिक्स स्पेस है। ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस है R के अंदर। और अभी जो हमने थोड़ी देर पहले थ्योरम प्रूव किया है वो कहता ये है कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉशी होती है। इसका मतलब है ये सीक्वेंस कॉशी भी है। ये जो सीक्वेंस xn 1/n है ये कॉशी सीक्वेंस भी है R में। लेकिन ये जो सीक्वेंस है जिसकी टर्म 1, 1/2, 1/3, 1/4 हैं, ये सीक्वेंस इस सेट x में भी मौजूद हैं। 0 से 1 तक का जो सेट है जिसमें 0 शामिल नहीं है और 1 शामिल है, इस सीक्वेंस की सारी टर्म्स इस सेट में भी मौजूद हैं। यानी ये सीक्वेंस इस सेट x में भी मौजूद हैं और सीक्वेंस की टर्म्स आपस में करीब हो रही हैं। और अगर वो रियल नंबर्स के सेट के अंदर रहते हुए आपस में करीब हैं तो वो इस x सेट के अंदर भी आपस में करीब हैं। यानी ये सीक्वेंस कॉशी है, कहाँ पर, इस मैट्रिक्स स्पेस x के अंदर भी। इस मैट्रिक्स स्पेस x में जिसमें 0 शामिल नहीं है और 1 शामिल है, इसके अंदर भी ये एक कॉशी सीक्वेंस है। क्या ये इस मैट्रिक्स स्पेस के अंदर कन्वर्ज कर रही है x के अंदर? बिल्कुल भी नहीं। गो के ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, लेकिन ये जिस नंबर को कन्वर्ज कर रही है वो 0 है और वो इस सेट में शामिल नहीं है। इसका मतलब है ये एक कॉशी सीक्वेंस है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है। तो हमने एक मैट्रिक्स स्पेस ली x जिसमें 1 शामिल था, 0 शामिल नहीं था। उसके अंदर एक सीक्वेंस ली 1/n। ये सीक्वेंस R में भी थी, ये R में कन्वर्जेंट है। ये कन्वर्जेंट होने की वजह से R में कॉशी भी है। लेकिन ये सीक्वेंस चूँकि x के अंदर मौजूद है, कॉशी होने का मतलब है इसकी टर्म्स आपस में करीब हैं। इसकी टर्म्स x के अंदर रहते हुए भी आपस में करीब है, यानी ये x में भी कॉशी ही है।
लेकिन ये कन्वर्जेंट x में नहीं है। ये जिस नंबर को कन्वर्ज कर रही है वो सेट x में मौजूद नहीं है, यानी ये मैट्रिक्स स्पेस x के अंदर एक कॉची सीक्वेंस है लेकिन कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है। तो हमने कहा कि जो थ्योरम हमने प्रूव किया है कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉची होती है, उसका कन्वर्स अगर बनाया जाए वो बनता है कि हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है। और हमने एग्जांपल ली है एक ऐसी सीक्वेंस की जो कॉची है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है। और एक थ्योरम है हमारे पास कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। हमें गिवन ये है कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और हमें प्रूव ये करना है कि ये सीक्वेंस बाउंडेड भी होगी। हमने प्रीवियस लेक्चर में एक थ्योरम किया था और वो प्रूव ये किया था कि हर कॉची सीक्वेंस जो होती है वो बाउंडेड होती है। मैं आपको याद करवा रहा हूँ कि हमने प्रूव ये किया था कि अगर आपके पास एक सीक्वेंस हो और वो कॉची सीक्वेंस हो तो वो बाउंडेड होगी। कॉची सीक्वेंस क्या होगी? बाउंडेड होगी। और आज हमने एक थ्योरम किया है, वो थ्योरम ये है कि अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो तो वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉची होती है। हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है? कॉची सीक्वेंस होती है। अब अगर आप इन दोनों थ्योरम्स को मिला लें, कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉची है, कॉची सीक्वेंस बाउंडेड है, तो रिजल्ट निकलेगा कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड भी होगी। तो प्रूव हो गया कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड भी है। अगर आपको पेपर में इस क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे प्रूफ करेंगे? पहले ये वाला थ्योरम प्रूफ करेंगे कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉची होती है, फिर ये वाला थ्योरम प्रूफ करेंगे जो लेक्चर नंबर 46 में मौजूद है कि कॉची सीक्वेंस बाउंडेड होती है, और फिर आप दोनों रिजल्ट्स को मिलाकर लास्ट में सेंटेंस लिख देंगे कि चूँकि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉची और हर कॉची सीक्वेंस बाउंडेड होती है, इसलिए कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड भी होती है। आज के लिए इतना ही, मज़ीद कंटिन्यू रखेंगे मैट्रिक्स स्पेसेस को। नेक्स्ट टाइम तक के लिए गुड बाय। और एक थ्योरम है हमारे पास कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। हमें गिवन ये है कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और हमें प्रूव ये करना है कि ये सीक्वेंस बाउंडेड भी होगी। हमने प्रीवियस लेक्चर में एक थ्योरम किया था और वो प्रूव ये किया था कि हर कॉची सीक्वेंस जो होती है वो बाउंडेड होती है। मैं आपको याद करवा रहा हूँ कि हमने प्रूव ये किया था कि अगर आपके पास एक सीक्वेंस हो और वो कॉची सीक्वेंस हो तो वो बाउंडेड होगी। कॉची सीक्वेंस क्या होगी? बाउंडेड होगी। और आज हमने एक थ्योरम किया है, वो थ्योरम ये है कि अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो तो वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉची होती है। हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है? कॉची सीक्वेंस होती है। अब अगर आप इन दोनों थ्योरम्स को मिला लें, कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉची है, कॉची सीक्वेंस बाउंडेड है, तो रिजल्ट निकलेगा कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड भी होगी। तो प्रूव हो गया कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड भी है। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे प्रूफ करेंगे? पहले ये वाला थ्योरम प्रूफ करेंगे कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉची होती है, फिर ये वाला थ्योरम प्रूफ करेंगे जो लेक्चर नंबर 46 में मौजूद है कि कॉची सीक्वेंस बाउंडेड होती है, और फिर आप दोनों रिजल्ट्स को मिलाकर लास्ट में सेंटेंस लिख देंगे कि चूँकि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉची और हर कॉची सीक्वेंस बाउंडेड होती है, इसलिए कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड भी होती है। आज के लिए इतना ही, मज़ीद कंटिन्यू रखेंगे मैट्रिक्स स्पेसेस को। नेक्स्ट टाइम तक के लिए गुड बाय।